This is Ankit and today we are going to study the second part of forest society and colonialism, and that is the rise of commercial और scientific forestry. कॉमर्शियल का मतलब होता है प्रॉफिट जनरेशन के लिए जो फॉरेस्ट्री किया जाए, और जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट। एक नया कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है कि सपोज जो भी नेचुरल फॉरेस्ट है, जंगल है, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे खुद से ग्रो करते हैं, खुद से ऊंचे हुए रहते हैं, उन सारे नेचुरल फॉरेस्ट को काट लिया जाता है और उनके जगह सिर्फ एक टाइप का फॉरेस्ट लगाया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, सपोज आप समझ लो कि रेलवे स्टेशन, जो बोकारो का रेलवे स्टेशन है, वहां से लेकर के नए मोड़ तक एक लाइन से एक ही टाइप के पेड़ लगाए। अब क्या होगा कि सपोज मैंने रेलवे स्टेशन के पास के इलाके में पेड़ काटा, तो अब उस जगह को तब तक छोड़ दिया जाएगा जब तक वहां फिर से पेड़ ना हो, और उसके बीच में हम लोग वहां से आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे रेलवे स्टेशन से फिर बालीडीह, सिवंडी, फिर इधर नया मोड़ होते हुए। दैट मीन्स वी कैन से कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एक ऐसा फॉरेस्ट्री है जिसमें सारे नेचुरल फॉरेस्ट को काट कर उनके जगह ओनली वन टाइप ऑफ ट्रीज को लगाया जाता है, और इस प्रकार से फॉरेस्ट को फिर काटा जाता है ताकि जब एक जगह पेड़ काटे और हम लोग दूसरी जगह मूव कर जाएं, फिर से जब वहां वापस आए तो वो फॉरेस्ट ग्रो करेगा। इससे क्या होगा कि आपके जो टिम्बर्स के नीड है वो भी पूरे होते रहेंगे और सारे फॉरेस्ट एक साथ डिसअपियर भी नहीं होंगे। तो इसका एग्जांपल हम लोग आगे में देखेंगे, लेकिन अगर आपको एग्जांपल अभी देखना है तो मैं एक पिक्चर में आपको दिखा सकता हूँ। जैसे सपोज करिए दिस इज, ये देखिए, ये एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का एग्जांपल है। सारे पेड़ एक रो में लगाए गए हैं और सारे एक ही टाइप के पेड़ भी हैं, और ये जो बीच का रास्ता है ना, इसको आइल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वन आइल ऑफ ए मैनेज्ड पॉपुलर फॉरेस्ट। पॉपुलर फॉरेस्ट जो है वो टिम्बर के लिए काफी अच्छा होता है। तो देख रहे सारे पेड़ एक लाइन से लगाए हुए हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ये फिगर दिया हुआ है, पूछे कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री इज शोन हियर, किस टाइप का फॉरेस्ट्री यहाँ पे दिखाया गया है, तो आंसर होगा आपका साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। आते हैं हम लोग अपने नोट्स पे। डायट्रिक ब्रांडिस, डायट्रिक ब्रांडिस कौन था? ये एक जर्मन एक्सपर्ट था, किस चीज में? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायट्रिक ब्रांडिस को बुलाया इंडिया ताकि वो कुछ ऐसा करें कि जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टिम्बर नीड्स भी पूरी होते रहें और फॉरेस्ट भी पूरी तरह से डिसअपियर ना हो। मतलब शॉर्ट में हम कह सकते थे डायट्रिक ब्रांडिस वाज इन इंडिया टू मेक पॉसिबल द सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट्स। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो सिंपल है कि लोगों को ब्रांड चीजें यूज करनी अच्छी लगती है, तो ऑब्वियसली डायट्रिक वाज ए ब्रांड इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो अगर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में पूछा जाए कि कौन थे, हु वाज द वन हु इंट्रोड्यूस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन इंडिया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? इसका आंसर होगा डायट्रिक ब्रांडिस। बस ब्रांड से याद रखना है। इसके अलावा he was also the first इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इसके अलावा वो इंडिया में फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल भी थे। किस चीज के? फॉरेस्ट के। अब यह एक चीज जो हमें याद रखनी है या समझनी है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस में भी होता है, लेकिन वो पुलिस के नहीं, वो किसके थे? वो फॉरेस्ट के इंस्पेक्टर जनरल थे। आप लोग इंस्पेक्टर जनरल अगर नहीं तो शॉर्ट में आईजी जरूर सुने होंगे। तो ही वाज द आईजी ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, फर्स्ट आईजी ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तीसरा क्या है? उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी एस्टैब्लिश किया इंडिया में 1864 में। कब? 1864 में। अब एक चीज आप समझिए, इंडिया में टोटल 3 ऑल इंडिया सर्विस है। देयर आर टोटल 3 ऑल इंडिया सर्विसेज इन इंडिया। द नंबर 1 इज IAS, Indian Administrative Service. The number 2 is Indian Police Service, and number 3rd is IFS, Indian Forest Service. IFS का फुल फॉर्म इंडियन फॉरेन सर्विस भी होता है, लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विस की बात आती है तो हम लोग बस 3 सर्विस को जानते हैं, जिसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और इन सारे के लिए जो एग्जाम्स है उसको यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। फोर्थ वन है, he also helped in formulating Indian Forest Act of 1865. उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 को भी फॉर्मुलेट करने में हेल्प किया। अब ये एक्ट क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे।
Dietic Brandis was of the opinion, वो किस ओपिनियन के थे, that felling of trees and grazing had to be restricted. उनका ये मानना था कि अगर हमें इंडिया में फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है और साथ साथ हमें उससे टिम्बर भी चाहिए, तो हमें दो चीजों को काफी ख्याल रखना होगा। पहला क्या है कि जो पेड़ों को काफी लार्ज स्केल में काटा जा रहा है उसको रोकना होगा, और जो ग्रेजिंग है उसको भी कम करना होगा, सो दैट फॉरेस्ट वुड बी प्रिजर्व्ड फॉर टिम्बर। टिम्बर का यूज क्या होता है? टिम्बर इज यूज्ड एज स्लीपर्स इन रेलवे ट्रैक्स। आप लोग देखते होंगे रेलवे ट्रैक्स में पहले बीच में लकड़ियों का रहता था लॉग, अब तो सीमेंट के आने लगे हैं। उसके बाद है द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इफरी को सेटअप किया गया, कहाँ पे? देहरादून में। कब सेटअप किया गया? 1906 में। इस इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ाया जाता था? इस इंस्टीट्यूट में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पढ़ाया जाता था। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, फिर से एक बार देखेंगे। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट। हम लोग एग्रीकल्चर पढ़े थे, एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन। उसी तरह साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है वो फॉरेस्ट को मैनेज करने का साइंस है। एंड ट्री प्लांटेशन, नेचुरल फॉरेस्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन। मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक फॉरेस्ट में क्या होता है, जो भी नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं अलग अलग टाइप के, सारे चीजों को काट दिया जाता है एंड रिप्लेस्ड विथ वन टाइप ऑफ ट्री प्लांटेड इन रोज, और उनको रिप्लेस किया जाता है केवल एक टाइप के पेड़ से। पर्टिकुलरली वो वैसा पेड़ रहेगा जिसके टिम्बर काफी अच्छे होते हैं और एक रो में प्लांट किया जाता है। तो यही है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट। और हमें साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में एक चीज क्या समझना है कि लोग पहले ही मींस ब्रिटिश ऑफिसर्स पहले ही प्लान कर लेते थे। दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर। द एरिया कट वाज देन टू बी रीप्लांटेड सो दैट इट वाज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर। सपोज आपको 1 किलोमीटर के एरिया को काटना है, तो उस 1 किलोमीटर एरिया मींस फॉरेस्ट को, सपोज देयर इज 1 किलोमीटर ऑफ एरिया एंड देयर आर ट्रीज, मतलब 1 किलोमीटर एरिया में सारे पेड़ हैं, अब आप उनको काटना है। तो उसको काटने से पहले ये सोचा जाता था कि वो 1 किलोमीटर पेड़ को फिर से कहाँ लगाया जाए, ताकि जब इस पेड़ को काट लिया जाए तो वहां जो पेड़ है वो फिर से ग्रो हो जाए। ये सारी चीज का किया जा रहा था टू मेंटेन द बैलेंस, टिम्बर यूज भी पूरा, टिम्बर नीड्स भी पूरा हो और फॉरेस्ट भी कंप्लीटली डिसअपियर ना हो। उसके बाद आता है द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। अच्छा ये क्या था? इसको तो पहले तो ये समझिए कि 2 बार अमेंड किया गया था, इसमें 2 बार सुधार किया गया था। कौन से एक्ट में? द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 में। सबसे पहले सुधार किया गया 1878 में और उसके बाद सुधार किया गया 1927 में। द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज। जो 1878 में फॉरेस्ट एक्ट में जो अमेंडमेंट आया उसमें फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट को बेस्ट फॉरेस्ट भी बोला जाता था और रिजर्व फॉरेस्ट में ही टिम्बर को ग्रो किया जाता था। द सेकंड वन इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या होता था कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से विलेजर्स अपने नीड के हिसाब से चीजों को ले सकते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और तीसरा था विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट जो थे वो जनरली गांव के एरिया में जो जंगल थे उसको बोला जाता था। इसमें से विलेजर्स भी फ्यूल और वुड ले सकते थे और इसमें रिस्ट्रिक्शन सबसे कम होता था। मतलब रिजर्व फॉरेस्ट वाज मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाज मोर रिस्ट्रिक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट हैव द लेस restrictions as compared to reserved and protected forest। हिंदी में रिजर्व फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता था। रिस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया रोक, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में उससे कम और विलेज फॉरेस्ट में सबसे कम रिस्ट्रिक्शन। तो याद कैसे रखेंगे? जस्ट रिमेंबर पीवीआर। सबको यहाँ पर पीवीआर गए होंगे। पी से प्रोटेक्टेड, वी से विलेज और आर से रिस्ट्रिक्टेड। अब इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो ट्रेन के टायर 1 है। सपोज देयर आर 3 कोचेज इन ट्रेन, AC1, AC2 एंड स्लीपर। तो समझ लेते हैं रिजर्व जो है वो ट्रेन का फर्स्ट एसी कोच है, प्रोटेक्टेड जो है वो ट्रेन का सेकंड एसी कोच है और जो विलेज फॉरेस्ट है वो जनरल है।
उसके बाद हम लोग आएंगे एक क्वेश्चन, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो उस टाइम छूट गया था। By the early 19th century, oak forests in England were disappearing. Early 19th century मतलब somewhere between 1801 to 1810 क्या हुआ कि ओक फॉरेस्ट इंग्लैंड से डिसअपियर होने लगी। ओक का यूज क्या था? दे वर यूज्ड फॉर टिम्बर। अब आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम जो शिप्स बनते थे उसमें टिम्बर का काफी ज्यादा यूज होता था, और साथ साथ जो रेलवे में जो ट्रैक्स होते थे उसमें भी स्लीपर्स का यूज होता था, वो भी कहाँ से आता था? टिम्बर से ही। तो क्या हुआ कि जब ओक फॉरेस्ट डिसअपियर होने लगे तो इंग्लिश शिप्स कैसे बनेंगे अगर उसका सप्लाई नहीं रहेगा टिम्बर का? तो इस कारण क्या किया गया कि बाय 1820 सर्च पार्टीज वर सेंट, खोजकर्ताओं को भेजा गया टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। इंडिया में ही इसीलिए भेजा गया क्योंकि इंडिया वाज ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। और जब फॉरेस्ट खोज करने वाले सर्च पार्टी इंडिया में आए तो उनको पता चला कि इंडिया इज वेरी रिच इन फॉरेस्ट, इंडिया फॉरेस्ट में काफी रिच है। और विद इन अ डिकेड, 10 साल के बाद या एक दशक के बाद ही इंडिया में फॉरेस्ट काफी लार्ज स्केल पे काटे जाने लगे और उनको कहाँ एक्सपोर्ट किया जाने लगा? इंग्लैंड में। उसके बाद दूसरा टिम्बर का यूज कहाँ था? रेलवे में जो स्लीपर्स लगते थे, तो रेलवे में जो स्लीपर्स लगते थे वहां भी 1850 से क्या हुआ कि रेलवे काफी रैपिडली एक्सपैंड किया, या आप कह सकते हैं काफी तेजी से रेलवे नेटवर्क एक्सपैंड कर रहा था। 25,000 के रेलवे ट्रैक्स ऑलरेडी ले डाउन कर गए थे, मतलब बिछा दिए गए थे 1890 तक। और आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी में दिया हुआ है कि ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 एंड 2000 स्लीपर्स, मतलब एक माइल में होता है 1.6 किलोमीटर, तो 1.6 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को ले करने के लिए करीब करीब 2000 वुडन लॉक्स की जरूरत होती थी। तो सोचिए कि 25,500 किलोमीटर जब रेलवे ट्रैक को ले डाउन किया गया होगा, कितने पेड़ों को काटना होगा? यू जस्ट कैलकुलेट इट। ये देख रहे सारे पेड़ों, वुडन लॉक्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये ट्रक है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नाउ वी विल कम टू प्लांटेशन, हम डिस्कस कर चुके हैं। द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, ये जो भी है मैंने नोट्स में दे दिया है, सो यू जस्ट गिव अ रीडिंग अबाउट दैट। एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वी हैव डन दैट, दिस इज द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इफरी, देहरादून में, जहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पढ़ाया जाता है। In the next class we will discuss the third part of our chapter, which is impact of new forest laws on villages and local people. तो आज के लिए बस इतना ही रहा, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट एक्ट मेंट सेवर हार्डशिप फॉर विलेजेस अक्रॉस द कंट्री, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। नया जो फॉरेस्ट एक्ट आया उनके कारण विलेजेस को काफी दिक्कतें आई, काफी हार्डशिप फेस करना पड़ा। तो क्या क्या हार्डशिप्स थे, क्या क्या उनके लाइफ में चेंजेस आए, ये आपको लिखना है। डिफाइन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, यू कैन राइट दैट। हु वाज डाइट्रिक ब्रांडिस, ये भी आप लिख सकते हैं। व्हाई वर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज नोन एज बनाना रिपब्लिक्स, ये पिछले नोट्स से है, बट यू शुड राइट दिस, ये आपको लिखना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग, ओक फॉरेस्ट इंग्लैंड से डिसअपियर हो रहे थे। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किसके कारण क्या हुआ कि रॉयल नेवी को टिम्बर सप्लाई की कमी हो गई। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ वाज इंग्लैंड एबल टू ओवरकम दिस क्राइसिस, कैसे इंग्लैंड ने इस क्राइसिस को ओवरकम किया, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। हो सकता है कि हम काफी कहीं कहीं तेज हों, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में एक सेटिंग्स होता है, वहां पे आप सेटिंग्स में जाके उस वीडियो को स्लो कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ चीज समझ में ना आए तो definitely ask me in the doubt class. I will be very happy to help you out. And the most important thing is that I will be providing the notes for previous as well as today's class. So no need to worry. Just follow these notes. आप बस इस notes को follow कीजिए, इसमें सारा कुछ है। Means आप क्या कर सकते हो कि जब एक बार सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप एग्जाम आइडिया या आपके पास जो भी गाइड बुक उसको उठाना और बस उसके क्वेश्चंस को देखना, सारे क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाओगे विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ एग्जाम आइडिया। तो 9 और 10 में आपको एक बात याद रखना है कि जो भी आपके पास गाइड बुक है
उन गाइड बुक को सिर्फ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उनके आंसर्स को कभी मत देखिए। ऑलवेज ट्राई टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। हाँ, क्वेश्चन आपको जहां से भी मिल सके, जो भी क्वेश्चन है, कहीं से भी, न्यूज़पेपर, फ्रॉम एनी अदर बुक, फ्रॉम एनी अदर स्कूल, अगर आपको समझ नहीं आता है, यू आस्क मी, आई विल क्लियर दैट क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।